नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Students, you know that today is Alhamdulillah 7th Jan 2022 फ्राइडे जुमातुल मुबारक। तो आज इंशाल्लाह हम अपने कल के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने एक चैप्टर जिसका नाम था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, चैप्टर नंबर 22, उसको स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हमने बहुत सारी जनरल डिस्कशन की थी। इवन मैंने बहुत देर तक आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड किए थे, आपको जर्नल आइडिया दिया था कि क्या कॉन्सेप्ट है सिंगल एंट्री का, या इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्यों कहते हैं, या सिंगल एंट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से फिर हम उससे प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कल जो हमने ज़्यादातर फोकस किया था, इट्स ऑल अबाउट प्योर सिंगल एंट्री, बैलेंस शीट अप्रोच से कैपिटल एट एंड लेस कैपिटल एट बिगिनिंग प्रॉफिट निकालना, या कैपिटल एट एंड अगर ड्राइंग की है क्योंकि वो पैसा भी कमाया था, घर चला गया, उसको ऐड करें फिर माइनस करें तो प्रॉफिट आ जाएगा। या अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी है तो कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग और माइनस कर दें जो पहले से इन्वेस्ट था बिगिनिंग कैपिटल, और माइनस कर दें जो फर्दर इन्वेस्ट किया एडिशनल इन्वेस्टमेंट। सो यू विल फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव आएगा तो लॉस। इसी तसलसल में मैंने कहा था एक सवाल मैं और करवाऊंगा, और ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक सवाल है, इट इज समहाउ मिक्स सिंगल एंट्री नॉट प्योर सिंगल एंट्री, राइट। सवाल का आगाज होता है MSKK लिमिटेड मेंटेन्स इट्स ऑफिस एट लिबर्टी प्लाजा ऑन 1 जुलाई 2007 इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड ऑल रिकॉर्ड्स वर बर्न। आपका रिकॉर्ड सारा जल गया आग लगने की वजह से 1 जुलाई 2007। करंट ईयर के 6 महीने गुजर गए, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। Employees got benefit of destruction of record and stolen the stock of the company. Employees ने बेनिफिट लिया रिकॉर्ड के डिस्ट्रक्ट होने का और उन्होंने स्टॉक को चोरी कर लिया। कंपनी इज इन स्ट्रगल ऑफ मेंटेनिंग फ्रेश रिकॉर्ड। कंपनी कोशिश कर रही है कि अपना फ्रेश रिकॉर्ड मेंटेन करे। एंड फाउंड द डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस ABCDE। We have given 5 information. दो रिक्वायरमेंट है, प्रीपे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम Jan 1 to June 30, 6 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ स्टॉलन स्टॉक, और आप ये बता दो कितना अमाउंट चोरी हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, नॉर्मली हम बनाते हैं जब हम कंपनी के अकाउंट पढ़ के आए, जब हम सोल ट्रेडर के अकाउंट पढ़ के आए, वहां बात कुछ और होती थी, वहां डेटा कंप्लीट होता था। कंप्लीट डेटा से अकाउंट्स बनाना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस हुआ होता था। वहां पे हर एक चीज नजर आती थी, सेल, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ईच एंड एवरीथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े आसानी से वहां चीजों को लेके चलते थे। लेकिन जब बात हो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की, जब बात हो डेटा कंप्लीट ना हो, सिंगल एंट्री हो, पार्शियल डेटा हो, वहां टेक्निकल हो जाता है काम। कंप्लीट डेटा हो तो नो इश्यू एट ऑल, आप बड़ी आसानी से चीजें फॉर्मेट पे सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू GP लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, तो बड़ी आसानी से आप कर लिया करते थे। अब यहाँ पे कल मैंने जो आपको पढ़ाया वो तो बिल्कुल ही प्योर सिंगल एंट्री था, वहां ना तो सेल थी ना तो परचेज थी, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकते थे, सेल नहीं थी, ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल तरीके से नहीं आ सकता था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं थे, तो वहां हमने बैलेंस शीट अप्रोच से निकाला एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। यहां अभी मैंने कहा ये प्योर सिंगल एंट्री नहीं है, दिस इज समहाउ मिक्स सिंगल एंट्री। तो मिक्स सिंगल एंट्री में क्या होता है कि कुछ डेटा मिल जाता है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ सेल मौजूद है, पहले इंफॉर्मेशन कह रहे कि कंपनी का जो मार्केटिंग ऑफिस था वो अनदर प्लाजा में था जहां पे आग नहीं लगी, वहां से 6 महीने की क्या मिल गया हमें, सेल। सेल में से हम क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री। वो कह रहे हैं डायरेक्टर के घर पे पिछले साल की बैलेंस शीट पड़ी हुई थी, वहां से हमें कुछ चीजें मिल गई,
क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का मैंने यहाँ लिख दिया आगे, ये ओपनिंग है, नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा, ट्रेड क्रेडिटर बोलते हैं अकाउंट पेबल को, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट पे जो पेबल आता है लायबिलिटी, वो इस साल का ओपनिंग। अब पेबल क्यों निकाल रहा हूँ, पेबल से हम टी अकाउंट बनाएंगे और इस 6 महीने की परचेसेस निकालेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक परचेसेस को ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब यहाँ पे देखिए कंपनी की पॉलिसी है जीपी 25%। अगर आपको इन्वेंट्री का चैप्टर याद है तो जब आपको जीपी का रेट पता हो तो हम ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से एंडिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। तो यानी हमारा सवाल जीपी तक जा सकता है, हम फिलहाल जीपी से आगे, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है। बाकी जो आखिरी की 2 इंफॉर्मेशन है, क्रेडिटर डिमांड कर रहे हैं आज हमसे, ये क्रेडिटर का एंडिंग बैलेंस हो गया, लायबिलिटी का एंडिंग बैलेंस। उसके बाद हमने बैंक स्टेटमेंट से देख लिया कि हमने कितने के चेक इशू किए 6 महीने में। तो अब ये इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हमें मिल गई है कि वी आर इन अ पोजीशन कि हम इसका 6 महीने का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। वो कैसे, अब आप देखिएगा, एमएस के ट्रेडर्स, ठीक है, के लिमिटेड या ट्रेडर्स जो भी था, के लिमिटेड, राइट। अच्छा, अब ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और हमने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है वो बेसिकली 6 महीने का। फ्रॉम Jan 1 to June 30, 2007, 6 महीने की, इसको कहते हैं इंटरिम भी कह सकते हैं। बहरहाल अब हम क्या करें, मैंने कहा हम कहां तक जा सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट तक। अब आप देखिए पैटर्न पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। सेल सबसे पहले आती है, ठीक है, सेल हमारे पास सवाल में मौजूद है। सेल इसने आपको बता दी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहीं और था, 10,50,000 रुपए ये रही 6 महीने की सेल, पहली इंफॉर्मेशन, राइट, 10,50,000 सेल हमें पता चल गई 10,50,000 रुपए की। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई सेल है 10,50,000 रुपए, सेल में से हम क्या माइनस करते हैं, वो मैं कह रहा हूँ ना, पैटर्न पे अगर आपकी ग्रिप है ना तो आप बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज को भी फाइंड आउट करने की पोजीशन में होते। एज यूजुअल जो मैं करता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो आपका एक फॉर्मेट है, जो एक आपका पैटर्न है, स्टेटमेंट एक बनती है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री। अभी मैं पहले लिख रहा हूँ फिर वैल्यूज पे जाऊंगा। ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई हमारे पास, सवाल में मौजूद है, पिछले साल के क्लोजिंग से, वो तो मैं लिख दूंगा। उसमें क्या ऐड करते हैं हम, नेट परचेजेस या परचेजेस जो भी हम कहें फिलहाल, और इसको ऐड करने से आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से क्या माइनस करते हैं, अब एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, ये वही इन्वेंट्री थी जो कि बच गई थी, और जो बच गई वो एम्प्लॉई ने क्या कर ली, चोरी कर ली। ये आंसर हमारा पार्ट बी का भी होगा। अब आप सबको पता है कि सर ये अक्सर बॉक्स बनाते हैं और सर कहते हैं कि दिस इज द वे टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनका जो सम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आएगी उसको मैं किस में से माइनस कर दूंगा, सेल में से। तो मेरे पास अल्टीमेटली जो आंसर आएगा दिस वुड बी जीपी। और चूंकि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन किसके मुतालिक नहीं है तो हम नहीं, एंडिंग इन्वेंट्री तो निकाल लेंगे, भी एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको फर्दर आगे एक्सटेंड, अगर मेरे पास कुछ डिटेल होती, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग, तो हम इससे आगे भी जा सकते थे। अब ये मैंने एक पैटर्न बना दिया, एक फॉर्मेट बना दिया। अब आप इस फॉर्मेट पे इन वैल्यूज को लेकर आए। अच्छा, एक यहाँ पे टी अकाउंट बनेगा और वो टी अकाउंट हमारे लिए 2 काम करेगा। एक काम तो वो ये करेगा कि हमें जो है वो इस साल की परचेसेस कैलकुलेट करके देगा, और दूसरी जो मैं यहीं से फिर बताऊंगा आपको, जो आपका स्टॉक चोरी हुआ है ना वो कैसे आएगा आपका आंसर। अब बात ये है कि ये मैं बनाऊंगा अकाउंट्स पेबल का टी अकाउंट, किसका,
अच्छा मेरे पास देखिए सवाल में अब जो जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज करने की कोशिश करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखिए उसने कहा पिछले साल की बैलेंस शीट से मिल गया क्लोजिंग स्टॉक 1,17,500, ये इस साल का क्या हो गया 1,17,500 ओपनिंग स्टॉक। परचेजेज मेरे पास नहीं है अभी, परचेजेज मेरे पास। अच्छा उसने कहा पिछले साल की बैलेंस शीट पे क्लोजिंग लायबिलिटी आ रही थी क्रेडिटर का 98,750, किसी भी साल का क्लोजिंग लायबिलिटी इस साल की लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड 98,750। अच्छा अब आप देखें हमने फिर क्रेडिटर से पूछा, चले इंफॉर्मेशन के साथ चलते लाइन से। अगली लाइन में कह रहे हैं कि कंपनी की पॉलिसी ग्रॉस प्रॉफिट कितना रखती है, किसके सेल के ऊपर। तो अब आप जीपी निकाल सकते हैं। आपके पास क्या 10,50,000 रुपए मौजूद है सेल, 10,50,000 का कितना परसेंट निकालेंगे 25%। 25% कितना आता है, ये तकरीबन आपका 262, ओके 262,500 बिल्कुल सही है। अब आप देखिए आपने जब जीपी निकाल लिया ना तो आप एक और चीज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकाल सकते हैं? 10,50,000 रुपए आपकी बेसिकली क्या है, 10,50,000 रुपए आपकी सेल और 10,50,000 का 50% सॉरी 25% क्या है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल और ग्रॉस प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहा जाता है? सेल और ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस कॉस्ट ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस निकाले 787,500 और याद रखना 787 ओके। याद रखिएगा अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट 25% कहते हैं तो इसका मतलब है कॉस्ट कितनी परसेंट हो गई बताएं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। सेल हमेशा 100% है, यहाँ पे 75%। भैया अगर आपकी सेल में 25%, 100 रुपए की सेल में 25 रुपए का प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी है मेरे भाई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ये इसका 75% है, डिफरेंस से भी आप ले सकते थे। यहां तक तो आंसर सॉल्व हो गया। लेकिन अभी मुझे एंडिंग इन्वेंट्री चाहिए ताकि मैं परचेजेस मालूम करूं, या परचेजेस चाहिए ताकि मैं एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करूं। अब इनमें से कोई एक फिगर आ जाए। अब इधर आए, फिर उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन है। शाहनवाज भाई क्लियर हो गया? अगली इंफॉर्मेशन है, ये चीज मैं फिर रिपीट कर दूं ताकि जो बच्चे रिकॉर्डिंग सुने उनको क्लियर हो जाए। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी, हमने एज इट इज रख दी। अब परचेज नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल नहीं आ सकता। क्लोजिंग स्टॉक नहीं थी, जब तक कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल नहीं सकते थे। लेकिन इसने आपको कहा कि 10,50,000 सेल जो है उसका कितना परसेंट प्रॉफिट रेशियो है, तो हमने 25% से प्रॉफिट निकाला। तो अगर 10.5 लाख रुपए की सेल में 2,62,500 का प्रॉफिट है, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमने कहा सेल में कॉस्ट प्रॉफिट दोनों शामिल होता है। एक प्रोडक्ट आप 10 रुपए की लाके 12 रुपए की बेचते हो, 10 रुपए की कॉस्ट, 2 रुपए का प्रॉफिट, 12 रुपए की सेल प्राइस। तो मेरे भाई सेल में से अगर मैं 10 रुपए में 12 रुपए में से 2 रुपए निकाल दूंगा तो कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ मैंने यही तो किया है, 10,50,000 रुपए सेल थी, उस पे से अपना प्रॉफिट निकाल दिया 2,62,500। तो मेरे पास ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 7,87,500। अच्छा अब चूंकि मेरे पास आगे इंफॉर्मेशन और है सवाल में, क्रेडिटर्स हैव डिमांडेड फॉर द पेमेंट वर्थ 138,750। ये बेसिकली अकाउंट पेबल का एंडिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? हमने क्रेडिटर से पूछा भाई हमारा तो रिकॉर्ड जल गया है, आप लोग बता दो ईमानदारी से यार आप लोगों ने हमसे अब कितने पैसे लेने हैं। तो लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट साइड पे होता है, तो लायबिलिटी का एंडिंग बैलेंस कौन सी साइड पे होना चाहिए जी? डेबिट साइड पे। वेरी गुड। ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आता है और ये कितना डिमांड कर रहे हैं 138,500। एम आई राइट? अच्छा उसके बाद हमने बैंक स्टेटमेंट, आखिरी इंफॉर्मेशन है। फ्रॉम द बैंक इट हैज कम टू नो दैट कंपनी हैड इशूड चेक 7,10,000 रुपए ड्यूरिंग 6 मंथ। अब ये अज्यूम ये करना है क्योंकि डेटा बिखरा हुआ है, ये वो चेक है जो हमने किसको इशू किए होंगे? अपने क्रेडिटर को। वेरी गुड। किसको इशू किए होंगे?
क्रेडिटर को या सप्लायर को? सप्लायर को जितने के चेक इशू कर दिए होते हैं उतने से लायबिलिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है? लायबिलिटी कम होती है तो नहीं, लायबिलिटी कम होती है तो अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। अकाउंट पेबल डेबिट कितने के चेक दे चुके हैं? 7,10,000। अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, आपने 7,10,000 की एंट्री बना दी, अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। अब आप देखिए, पता है ये टी अकाउंट आपको क्या बताना चाह रहा है? अब इस टी अकाउंट से आप 6 महीने की परचेजेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। कैसे? आपको लायबिलिटी का ओपनिंग पता था, आपको लायबिलिटी का एंडिंग पता चल गया, आपको जितनी पेमेंट आपने बैंक से की वो पता चल गई। अगर मैं कहूं मैंने 7,10,000 की पेमेंट कर दी और अभी भी मुझे कितनी पेमेंट करना बाकी है? 138,500। इसका मतलब है टोटल कितनी मेरी लायबिलिटी थी? ये प्लस करें तो 848। इसमें से कुछ लायबिलिटी तो साल के शुरू की थी और बाकी सारी इन 6 महीने की परचेज की वजह से आई होगी। क्या साल के शुरू में 8,48,500 की लायबिलिटी थी? तो मैंने 7,10,000 के चेक क्यों दे दिए भाई? अभी भी इतनी लायबिलिटी क्यों बाकी है? इसका मतलब है 6 महीने में मैंने मजीद माल उधार पे खरीदा है। तो इनका जो डिफरेंस है ना वो कितना आ रहा है? डिफरेंस निकाले 848,500 माइनस 78750। 138,500 क्या था आपके पास? सॉरी, ये क्रेडिटर की जो आखिरी पेमेंट है ना ये 138,750 थी। ये जो लायबिलिटी का एंडिंग बैलेंस है ये कितना था? 138,750। ये बाय मिस्टेक हमने लिख दिया है 138,500। दिस इज 138,750। देन दिस वुड बी 184,847। अगर मेरी टोटल जो मैं पे कर चुका हूं और अभी भी पे करना बाकी है, 7,10,000 पे कर चुका हूं, 1,38,750 अभी भी पे करना बाकी है। जब इन दोनों को प्लस कर रहा हूं तो टोटल लायबिलिटी आ रही है 848,750। क्या साल के शुरू में इतनी लायबिलिटी थी? साल के शुरू में सिर्फ कितनी लायबिलिटी थी? 98,700। इसका मतलब बाकी सारी परचेजेस इन 6 महीनों में की। कितने की परचेजेस की? 7। वेरी गुड। अब ये डिफरेंस आ रहा है 750,000 का। सुनिएगा, जब आप परचेजेस करते हो उधार पे तो क्या एंट्री बनाते हो? क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हो तो क्या एंट्री बनाते हो? परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल। अब आप देखें ये अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है। ये कौन सा डी अकाउंट है? अकाउंट पेबल। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ होगा? मतलब ये एक तरीका होता है कि जब आपका डेटा इनकम्प्लीट हो, जब आपका डेटा मिसिंग हो, तो आप इस तरह मिसिंग वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आई वांट टू से कि ये मिसिंग फिगर थी परचेजेस, ये हमने यहाँ पे इस वर्किंग के थ्रू कैलकुलेट की। कौन सी मिसिंग फिगर थी? 7,50,000। सवाल में लायबिलिटी का ओपनिंग था, पिछले साल का क्लोजिंग लायबिलिटी, इस साल का ओपनिंग। डायरेक्टर के घर से बैलेंस शीट आई, क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग। फिर हमने क्रेडिटर से पूछा आपकी डिमांड कितना पैसा हमसे ले रहे हैं? उन्होंने कहा 138,750। लायबिलिटी का क्या आ गया? एंडिंग। ओपनिंग आता है क्रेडिट साइड पे BD, एंडिंग आता है डेबिट साइड पे। ये ओपनिंग बेसिकली Jan 1 का है और जो एंडिंग बैलेंस है वो 6 महीने बाद। कौन सी डेट है? June 30। गॉट इट? अच्छा, अब उसके बाद हमने 12 लिया। अगर डेट नहीं भी डाले तो छोड़ दे इसको, आप तो कंफ्यूज होंगे। लेकिन ये 6 महीने की जो हम बना रहे 80 अकाउंट, तो ओपनिंग 6 महीने पहले कितना था? 98,750। आज वो कितनी डिमांड कर रहे हैं? 138,750। तो हमने कितनी पेमेंट कर भी दी है? बैंक स्टेटमेंट से देखा है अभी 7,10,000। अगर मैं बोलूं यार मैंने अपने सप्लायर को 7,10,000 रुपए पे कर दिए और अभी भी 1,38,750 रुपए देना बाकी है, तो टोटल कितना देना था मुझे? 848,750। क्या साल के शुरू में इतनी सारी लायबिलिटी थी? 1 लाख भी नहीं थी। बाकी सारा माल इन 6 महीनों में उधार पे खरीदा, तभी मेरी लायबिलिटी। तो ये अब आपने ये अज्यूम करना होता है जब डेटा मिसिंग हो और कोई इंफॉर्मेशन ना हो, कैश परचेज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने अज्यूम करना है सारी परचेज हमने किस पे की है? क्रेडिट पे। अब आ गई आपके पास परचेज की वैल्यू। तो अब ये जो आप चाहे तो इसको एक नाम दे दें, वर्किंग नंबर 1। क्या नाम दे दिया?
W1। तो मैं यहाँ पे वर्किंग 1 का रेफरेंस दूंगा और मेरे पास परचेज की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 7 लाख। अब आप देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद थी, परचेज की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, तो ये आपके पास कितना आ रहा है 867। आपको पता है ये 867,500 क्या है? वेरी गुड। इधर देखिएगा, अगर आपको ये बात मैं कई दफा बता चुका हूँ, ये बात समझ आ जाए ना, तो आपकी जिंदगी बड़ी सुकून में हो जाए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में कितने एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से? जो बिक गया, जो बच गया, एक पता है, दूसरा पता चल जाएगा। अगर जो बच गया वो पता है तो माइनस करो, तो बिक गया वो सामने आ जाएगा। लेकिन इस वक्त हमें ये नहीं पता कितना बचा है, क्योंकि जो बचा था वो क्वेश्चन मार्क है, वो तो सेकंड रिक्वायरमेंट भी इस सवाल की, क्योंकि वो सारा स्टॉक किसने चोरी कर लिया? एम्प्लॉइज ने चोरी कर लिया। तो आपको ये तो नहीं पता कि 867,500 में से कितना माल बच गया, लेकिन ये तो पता है कि कितना माल बिक गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? 787। भाई ये ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना मेरे भाई, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैलकुलेशन पूरी जो बॉक्स के बाद आंसर आता है, किस चीज का आंसर है? ऊपर हेडिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज जीपी, ये सेल थी आपके पास ऊपर। तो मेरे भाई ये बता दें, अगर मेरे पास 867,500 का स्टॉक था, जिसमें से 787,500 का बिक गया, तो कितना बचा होगा? और अब आप माइनस भी करके देखेंगे, आंसर प्रूफ होगा। ये 80,000 आपने कैलकुलेट किया। ये अकेन बताऊं मैं आपको, पता नहीं अगर आप लोग पढ़ते या नहीं पढ़ते, घर जाके मैंने इन्वेंट्री पढ़ाया था, उसमें भी ये मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली स्टेटमेंट बना के जीपी मेथड से सिखाया था। ये वही तरीका है। तो याद रखिए, इस सवाल में 2 रिक्वायरमेंट थी। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? प्री पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमने बना दिया, रिक्वायरमेंट ए। रिक्वायरमेंट बी क्या है? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ स्टॉलन स्टॉक। हम ये भी सॉल्व कर चुके। कैसे सॉल्व कर चुके? इधर देखिए भाई, जो माल बचा होगा वही तो चोरी हुआ होगा ना। तो अब आप मुझे बताएं, आप इसका आंसर डायरेक्ट लिखवा सकते हैं कि अमाउंट ऑफ स्टॉलन स्टॉक कितना है? वेरी गुड, वेरी गुड। अमाउंट ऑफ स्टॉलन स्टॉक, जो आपका स्टॉक चोरी होने के बाद नजर नहीं आ रहा, वो कितना था? ₹80,000। हाँ, अगर सवाल में ये कहता कि एम्प्लॉय सारा चोरी नहीं कर सके थे, कुछ 10,000 का माल छोड़ के चले गए थे, जो माल बचा हुआ था उसको हमने चेक किया, उसकी वैल्यू कितनी वैल्यू का बचा हुआ है, तो हम कहते हैं चोरी फिर कितना हुआ? 70,000। फिर हम कहते हैं एंडिंग इन्वेंट्री 80,000 माइनस रिमेनिंग एंडिंग इन्वेंट्री जो बच गई है 10,000, तो आ जाता हमारे पास चोरी वाली एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अभी तो कुछ बचा ही नहीं है सवाल में, तो स्टॉलन स्टॉक जो है वो आपका 80,000 है। गॉट इट? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने दोनों रिक्वायरमेंट अटेम्प्ट की, पहली एज वेल एज दूसरी, और दूसरी तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो गई थी, तो ये सवाल भी हमने सॉल्व कर दिया। अब आप देखिए, असल में बात ये है कि ये जो मिसिंग वैल्यूज होती है, मिसिंग वैल्यूज बेसिकली जब आपका डेटा मिसप्लेस हो जाए, खासतौर पे वो मैंने इन्वेंट्री वाले सवाल करवाए थे, उस टाइप की चीज़ें आपकी ग्रिप में होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकें, चीज़ों को इवेल्युएट कर सके, चीज़ों की कैलकुलेशन कर सके। गॉट इट? अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक आध सवाल और डिस्कस कर लूँ, लेट्स सी भी देखते हैं, या फिर हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। लेट्स सी, इंशाल्लाह हम डिसाइड करते हैं क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक काम करते हैं कि एक सवाल और देख लेते थोड़ा सा, और क्योंकि इसमें मिसिंग वैल्यूज है ना, मिसिंग वैल्यूज पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, तो क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मामला है। अब मैं आपको देखिए एक चीज बताता हूँ, जैसे ये सवाल है, ये सवाल वैसे तो इसमें 3 चीजें मुझे नजर आती है, 3 टॉपिक की झलक। एक तो इसमें इन्वेंट्री, दूसरा इसमें रेशो जो मैंने अभी चैप्टर पढ़ाया नहीं है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते में, और एक इसके अंदर जो है ना वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का एलिमेंट भी है। अब वो क्या है? कहते हैं कि XYZ ब्रदर लॉस्ट 80% ऑफ देयर इन्वेंट्री। कितनी परसेंट इनकी इन्वेंट्री लॉस्ट हो गई? ठीक है, 80% ऑफ देयर इन्वेंट्री एंड रिकॉर्ड इन अ फायर,
दिसंबर की 30 तारीख 2014। फिर ये आपको कह रहे हैं कि however the accounting records have been retrieved from external hard disk। कुछ इनके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड मौजूद था एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, वहां से कुछ डेटा मिल गया विच शोड द फॉलोइंग ग्रॉस प्रॉफिट रिलेटेड डेटा। किससे रिलेटेड आपको दिया हुआ है? नवंबर और दिसंबर 2 महीनों का। ठीक है, ये नवंबर 2014 का डेटा, ये दिसंबर 2014 का डेटा। आग लगी है दिसंबर की 30 को। ठीक है, अब ओपनिंग द इन्वेंट्री ऑफ XYZ ब्रदर इज फुल्ली इंश्योर्ड। वो कह रहे हैं हमारी इन्वेंट्री फुल्ली इंश्योर्ड थी अगेंस्ट फाइल लॉसेस, बट इट कैन बी क्लेम एंड आफ्टर प्रीपेयरिंग अ रिपोर्ट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। आप एस्टिमेट तो लगाओ कि कितना स्टॉक चोरी हुआ है, वो बताओ तो सही, तो उसको हम क्लेम रेज करेंगे। दो रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेट। क्या निकालना है? कौन से महीने का? असल में ग्रॉस प्रॉफिट रेट तो निकल जाएगा। देखिए, मैं अभी सिर्फ आप नवंबर को देखिएगा, मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूं और आप लोगों ने सिर्फ उसको ही देखना है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये है नवंबर की इंफॉर्मेशन, तो अभी आपने सिर्फ नवंबर में रहना है। किस में रहना है? अभी किसी और को नहीं देखना। सही है, नवंबर का बड़ा अच्छा डेटा है, नेट सेल है, नेट परचेज है, फ्रेट इन है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, एंडिंग इन्वेंट्री है, मतलब सेल भी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डेटा भी है। तो मैं नवंबर की अगर कैलकुलेशन पे जाऊं, कौन से महीने की कैलकुलेशन पे? नवंबर की। तो नवंबर की कैलकुलेशन पे स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली सेल मौजूद। क्या मेरे पास सेल मौजूद है? अच्छा, सेल में से मैं किसको माइनस करूंगा? तो कॉस्ट। अच्छा, मैं ऊपर देखिए डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले लिखा नेट सेल, और नेट सेल नवंबर की 1.5 लाख रुपए। गॉट इट? अच्छा, नेट सेल में से हम क्या माइनस करते? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले क्या आती है? ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे सवाल में बता दी उसने? 8,250। ओपनिंग इन्वेंट्री में किसको ऐड करते हैं? नेट परचेजेस। क्या उसने आपको नेट परचेजेस भी बता दी? सिर्फ नवंबर को देखना है। किसको देखना है? नवंबर को। नेट परचेजेस कितने की बताइए? 1,04,00,000, राइट। 1,00,400। एक और चीजें जो अगर है तो हम ऐड करते हैं किसको? रेट इन कितना दिया हुआ है? 1450। इन तीनों को प्लस कर दे जल्दी से। 1,101,00,000। इसको क्या कहते हैं आप लोग? 1,110 आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, इसमें से क्या लेस करते हैं हम? एंडिंग इन्वेंट्री। तो क्या एंडिंग इन्वेंट्री बताइए उसने आपको? कितनी एंडिंग इन्वेंट्री है? 12,600 माइनस करें 97। व्हाट इज 97,500? वेरी गुड, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किस में से माइनस करना है? तो हमारे पास क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे सर ने ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकाला नवंबर का? असल में मेरी रिक्वायरमेंट है ग्रॉस प्रॉफिट का रेट। क्या रिक्वायरमेंट है? इस सवाल में हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ नहीं है। अभी पिछला सवाल हमने किया, उसने ग्रॉस प्रॉफिट का रेट बता दिया था ना। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट का रेट खुद भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास डेटा मौजूद हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए कितनी बताइए आप लोगों ने? 97। तो ये 97,500 माइनस करें, व्हाट इज 52,500? 52,500 इज व्हाट? ये ग्रॉस प्रॉफिट कौन से महीने का है? नवंबर के महीने का ग्रॉस प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कैलकुलेटेड। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट नंबर ए को मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, एंड व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड? मुझे क्या रिक्वायर्ड था? ग्रॉस प्रॉफिट रेट। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेट का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल और इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट को किस पे डिवाइड कर दो और किससे मल्टीप्लाई कर दो? तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा था?
52,500। इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं किस पे डिवाइड करूंगा? नेट सेल पे, जो कि है मेरे पास 1,50,000, और किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से। तो आंसर आ रहा है मेरे पास जी 35%। मेरा जीपी का रेट आ गया 35%। अब आपको पता है, जो पिछले सवाल में मैं एक चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करवा देता हूं कि ये रेट तो मैंने चलो निकाल दिया। अभी पिछले सवाल में रेट दिया हुआ था 25%, याद है? अब अगर ये देखिए, यहां पर भी मैं चेक करना चाहूँ ना, तो फार्मूले से आ जाएगा 2,62,500। क्या है आपका? 2,62,500 ग्रॉस प्रॉफिट। इसको किस पे डिवाइड करोगे? 10,50,000 और इंटू 100 कर दोगे। जी कितना आंसर आ रहा है? नहीं, 25% आएगा। आपने वैल्यूज गलत की होंगी। 2,62,500 डिवाइडेड बाय 10,50,000 इंटू 100। ठीक है वेरिया 25%। शाहनवाज 25%। गॉट इट? तो यहाँ तो चलो हम निकाल नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास तो जीपी नहीं था यहाँ पे। यहाँ तो हमने सेल से जीपी, रेट से जीपी निकाला है। तो यहाँ इस सवाल में उसने कंप्लीट डेटा दिया। नेट सेल बताई नवंबर की, ओपनिंग स्टॉक बताया, परचेजेस बताई, फ्रेट इन बताई, एंडिंग स्टॉक बताया, हमने सीओजीएस निकाला, सेल में से माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, उसको रेट कैलकुलेट करने के लिए डेटा यूज किया, नेट सेल पे डिवाइड करवा दिया जीपी को, तो जीपी आ गया। जीपी का रेट आ गया, कितना आ गया? 30। अब मसला बताइए क्या? अब एक काम देखिएगा गौर से, नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक, नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक, दिसंबर का क्या होगा? ओपनिंग। अब इधर देखिए, ये है एंडिंग इन्वेंट्री 12,600। ये देखें, ये नवंबर की क्लोजिंग थी नवंबर की क्लोजिंग। कितनी क्लोजिंग थी नवंबर की? और ये कौन से महीने की ओपनिंग बन गई? अब हमारे पास कौन से महीने की एंडिंग मौजूद नहीं है? यही तो क्वेश्चन मार्क है, यही तो। क्योंकि वो जो दिसंबर की इन्वेंट्री थी वो तकरीबन 80% क्या हो चुकी है? अब पता ही नहीं है कितनी थी, जल गई है, पता ही नहीं थी कितनी थी। अब क्या करें भाई? अब उसने कहा है कि आप अब दिसंबर की एंडिंग इन्वेंट्री निकाल के दोगे। पढ़े नीचे क्या लिखा हुआ है? कह रहे डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड टोटल इन्वेंट्री, टोटल भी बताओ, एंड इन्वेंट्री लॉस बाय फायर। जो टोटल आएगी उसका कितना परसेंट? 80% लेंगे इन दिसंबर 2014 यूजिंग द ग्रॉस प्रॉफिट रेट फॉर नवंबर। यानी नवंबर के रेट को कौन सा रेट भी मान लो, दिसंबर का। अब आप देखिए हम कौन से महीने की कैलकुलेशन पे जा रहे? दिसंबर। हम जा रहे हैं दिसंबर की कैलकुलेशन पे। किसकी? दिसंबर की कैलकुलेशन पे। दिसंबर की कैलकुलेशन के लिए मेरे भाई वही सेम प्रोसेस अप्लाई करूंगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? नेट सेल। दिसंबर की सेल तो पता है हमें, ऊपर देखिए कितनी है? 1,30,000। अच्छा, नेट सेल में से हम क्या माइनस करते हैं? नेट सेल में से हमें माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने लिखा 1,30,000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब ये जो सीओजीएस है इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इसने आपको ओपनिंग इन्वेंट्री बता दी, नहीं भी बता था तो भी आपको पता थी क्योंकि नवंबर का क्लोजिंग दिसंबर का कितना दिया हुआ है? 12,600। 12,600। उस पर नेट परचेजेस को क्या करेंगे? क्या आपको दिसंबर की नेट परचेजेस पता है? 95,500। उसमें एक और चीज ऐड होती है जो कि आपको सवाल में दी गई है। कितनी है? दिसंबर की भी तो दी गई है, 2,000 रुपए। देखे भाई गुल्लू मौजूद। अब हम दिसंबर का डेटा यूज कर रहे हैं, नॉट नवंबर। इन तीनों को सम अप करो तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जी जवेरिया इत्तेफाक से आ गया, ये इत्तेफाक है। लेस क्या करेंगे? लेकिन हमें एंडिंग इन्वेंट्री मालूम, लेकिन हम कौन से मेथड से आ सकते हैं? रिवर्स ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से। अब आप मुझे बताएं, क्या आप जीपी कैलकुलेट कर सकते हैं? जीपी कैसे आएगा?
1,30,000 का कितना परसेंट, क्योंकि रेट तो वही लगाना है, उसने बोला 35%, कितना आ गया ये 45,500 क्या है दिसंबर का। अच्छा, दिसंबर की सेल पता है आपको, उस पर से माइनस करते ग्रॉस प्रॉफिट तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ, जी बताइए कितनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 84,000, डिफरेंस से आ गई 84,000। अब आपको ये भी पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, ये माइनस हो रही होती है, और आपको ये भी पता है कि आपकी नेट सेल कितनी है, तो इन दोनों के डिफरेंस से जीपी भी आ रहा है। अच्छा, आपको ये पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना था, 1,10,100, उस पे से कितने रुपए का स्टॉक बिक गया, तो कितना बचा होगा 25,000। कैसे आ गया ये, जो मौजूद था उसमें से कुछ बचा कुछ बिका, जो बिका वो पता था, डिफरेंस से क्या निकाल लिया जो बच गया। तो अब मुझे बताए दो चीजें बतानी थी, एक तो बतानी थी एस्टिमेटेड टोटल इन्वेंट्री, तो कितनी टोटल इन्वेंट्री है दिसंबर की, एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, टोटल एंडिंग इन्वेंट्री, जी दिसंबर की टोटल एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है 25,600। और ये बताएं स्टॉलन स्टॉक, सॉरी स्टॉलन नहीं है, जो हाँ इन्वेंट्री लॉस्ट बाय फायर कितनी है, लॉस्ट बाय फायर क्या करेंगे, कैसे निकालूंगा, लॉस्ट बाय फायर कैसे निकालूंगा, 25,600 का कितना परसेंट, 80% लॉस्ट हुआ है ना, हाउ मच इज दैट, 20,000, वेरी गुड, 480, गॉट इट। दो कैलकुलेशन थी वो आपने कर दी। पहली कैलकुलेशन आपसे पूछी थी कितना स्टॉक आपका टोटल बचा है, कितना स्टॉक टोटल बचा था 25,800, क्या सारा का 25,600, क्या सारा का सारा जल गया था 80%, तो जो दोनों बातें बता दी, टोटल इन्वेंट्री भी बता दी, इन्वेंट्री लॉस बाय फायर भी बता दिया, गॉट इट। तो ये देखो अब ये सवाल कैसे लेके चले कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया दिसंबर में, नवंबर पे गए, वहां से जीपी निकाला, उसका रेट निकाला, उसको दिसंबर का रेट बनाया, फिर वहां से मिसिंग फिगर से हम इस तरीके से आए, गॉट इट। तो यहाँ इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट भी था, यहाँ पे मिसिंग डेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बात भी थी, और यहाँ पे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो यानी वन ऑफ दी रेशियो जो रेशियोज में पढ़ेंगे वो भी मौजूद था। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं वैसे ही करना चाह रहा था, पता नहीं क्यों दिल में आ रही है, वो कैलकुलेशन है पेपर में आती है, मॉक वगैरह में भी है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मैंने टी अकाउंट बनाया ऊपर अकाउंट पेबल का, इस पे अकाउंट पेबल का ओपनिंग पता था, अकाउंट पेबल का एंडिंग भी पता था, हमने कितनी जो है वो पेमेंट की वो भी पता थी। शाहनवाज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये भाई सुन रहे आप नहीं सुन रहे, वो छोड़ दे, देखिए वो तो सिंपल कैलकुलेशन थी, नहीं समझ आ रहा तो पूछे, नहीं अगर देखिए ये बात मैं बार बार कहता हूँ, आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि अगर एक बात नहीं समझ आ रही तो टीचर से क्यों नहीं पूछते, रेज योर हैंड सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैं डे वन कहता हूँ सवाल पूछना आपका राइट है, जवाब देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर नहीं समझ आया तो पूछे, स्टक नहीं हो एक जगह पे, नहीं समझ आया पिछला कुछ बताए, क्लियर हो गया। अब ये सुने जो समझा रहा हूँ, आप लोग सब सुने, देखिए ये अकाउंट पेबल का टी अकाउंट है, ओपनिंग क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी है, एंडिंग डेबिट साइड पे लायबिलिटी है। अब्दुल समी नाम है आपका, आपने कहा कि सर जितनी पेमेंट की वो पता थी, पेमेंट करूंगा पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट या कैश क्रेडिट, डिफरेंस से मैंने क्या निकाला था परचेजेस। इसी तरह बाज दफा ये मैं वैसे ही समझाने के लिए एक टी अकाउंट बना रहा हूं आपको, मतलब समहाउ इस टाइप की चीजें भी इस टॉपिक में आ सकती है, ये जस्ट एक कोई सवाल नहीं है, एक सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि आपको सेल निकालनी है, क्या निकालनी है सेल, मैंने परचेज निकाली थी कौन से अकाउंट से, तो सेल निकालूंगा कौन से अकाउंट से, अकाउंट रिसीवेबल, वो था पेबल, पेबल की नेचर क्या होती है लायबिलिटी, ये है रिसीवेबल, रिसीवेबल की नेचर क्या होती है एसेट, एसेट का ओपनिंग बैलेंस बाय डिफॉल्ट ऑन द डेबिट साइड। अब मैंने यहाँ पे टी अकाउंट बनाया और मैंने कहा कि मैं रैंडमली वैसे ही कोई वैल्यू उठा रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस था सपोज कर रहा हूँ 2 लाख रुपए, कितना था, फिर उसने आपको बता दिया एंडिंग बैलेंस है
सपोज करें कोई 1.5 लाख रुपए, कितना एंडिंग बैलेंस है 1.5 लाख। फिर उसने आपको ये भी बता दिया आपने कलेक्शन की है, अब पेमेंट नहीं कलेक्शन, आपने सपोज करें कि 12 लाख की कलेक्शन की, कितने की, तो क्या एंट्री बनी होगी, कैश डेबिट रिसीवेबल, कैश डेबिट किया होगा या फिर बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। अब उसने आपको बोल दिया कि भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने कितनी सेल इस दफा और की है। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर ये साहब कह रहे हैं कि हमने जो है वो अपने कस्टमर से इस साल कितने लाख रुपए रिसीव किए हैं टोटल, और मजीद अभी भी कितना रिसीव करना बाकी है 1,50,000, तो ये टोटल कितना हो गया 13 लाख। क्या साल के शुरू में 13,50,000 का रिसीवेबल था? साल के शुरू में सिर्फ कितना रिसीवेबल था? तो बाकी सारी सेल इस साल में उधार पे मजीद की। जब सेल करते तो क्या एंट्री बनाते, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स। ये मैंने जानबूझ के मार्कर चेंज किया, कितना डिफरेंस आ गया 11,50,000, इसलिए मार्कर चेंज किया ताकि आपको रियलाइज हो कि दिस इज द मिसिंग फिगर, जो कि सवाल में मौजूद नहीं था, हमने ये कैलकुलेट किया। तो मिसिंग फिगर तो कुछ भी हो सकता है, मिसिंग फिगर तो कुछ भी हो सकता है, यानी ये बात दफा ऐसा भी होगा ओपनिंग बैलेंस मिसिंग कर देंगे, एंडिंग बता देंगे, सेल बता देंगे, कलेक्शन बता देंगे। बात दफा ओपनिंग बैलेंस बता देंगे, सेल बता देंगे, कलेक्शन बता देंगे, क्या निकालना होगा एंडिंग बैलेंस। बात दफा ओपनिंग बता देंगे, सेल बता देंगे, एंडिंग बैलेंस बता देंगे, क्या निकालना होगा कलेक्शन कितनी की है। इसमें और भी इंपैक्ट आते हैं, डिस्काउंट कितना दिया वो भी क्रेडिट साइड पे आता है, रिटर्न कितना आया वो भी क्रेडिट साइड पे आता है। तो सम हाउ इस टाइप की मिसिंग फिगर भी आ सकती है। तो इस टाइप की चीजें भी देख लीजिएगा। आपको टी अकाउंट अगर क्लियर होंगे ना तो इस टॉपिक में आप मान नहीं खाएंगे। टी अकाउंट कैसे वर्क करता है, एसेट का टी अकाउंट है ओपनिंग डेबिट साइड पे, एंडिंग क्रेडिट साइड पे। लायबिलिटी का टी अकाउंट है ओपनिंग क्रेडिट साइड पे, एंडिंग डेबिट साइड पे। बाकी अब जैसे ये एसेट में रिसीवेबल था, कलेक्शन हुई, रिसीवेबल कम हो गया, एंडिंग बैलेंस क्रेडिट पे आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे आया। अब सिर्फ एक मिसिंग फिगर अगर थी सेल की तो वो डेबिट साइड पे आएगी, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। और अगर क्रेडिट साइड पे मिसिंग फिगर हो सकती थी, सेल रिटर्न गायब हो सकती थी, डिस्काउंट गायब हो सकता था, जिस तरह मैंने आपको बैड डेट में चीजें पढ़ाई थी। तो याद रखें ये भी समहाउ एक कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग मिसिंग वैल्यूज की कैलकुलेशन का। तो स्टूडेंट्स ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज, शायद मैंने इतना प्लान नहीं किया था कि मैं इतनी चीजें इस टॉपिक में डिस्कस करे जाऊंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस टॉपिक पे जो है वो फर्दर कुछ चीजें और भी डिस्कस कर ली, ताकि आपको जो है वो इंशाल्लाह आगे प्रॉब्लम ना हो। तो बाकी ये कि मैंने कल जो पढ़ाया था वो आपको व्हाट्सएप कर दिया था, ये फाइल भी इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप हो जाएगी। तो विद दिस दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।